के शो में। मुत्तहदा लंदन के सफाक टारगेट किलर के सनसनीखेज इंकिशाफात। यूसुफ ठेलेवाला ने 96 कत्ल किए अहम राजों से पर्दा उठा दिया। टारगेट किलर के इंकिशाफात, मुराद अली शाह और फारूक सत्तार की तरदीद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज यानी जो कहानी, जो खबर हमने सुनी और जो प्रेस रिलीज की सूरत पहले आई हमारे सामने, जब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और ईस्ट के इलाके में जब गिरफ्तारी हुई और वहां से एसएसपी ने अनाउंसमेंट दी कि एक आदमी जिसको ये गिनती याद नहीं है कि उसने कितने कत्ल किए, कितने मासूम जानों का उसने खून जाया किया, कितने आम आदमियों को मारा है और किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया है। एक तो कत्ल करना, एक बेदर्दी से कत्ल किया है। इस शख्स इसका नाम यूसुफ उर्फ ठेलेवाला बताया जाता है। ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से अब तो गर्दाना जाता है। पहले वो एक ही थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अब उसके 4-5 हिस्से टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन इस शख्स के जो सफाक टारगेट किलर है वो तकरीबन 40 से ज्यादा साथियों के नाम भी बताए गए, जिसमें किसी का नाम मार्बल है, किसी का नाम क्लेशनकोव, किसी का नाम टीटी पिस्टल, अजीब अजीब किस्म के नाम जो उसको सपोर्ट करते थे या जो पूरा विंग और नेटवर्क की सूरत में ये टारगेट किलिंग्स करते थे। ये जिस पूरी प्रेस रिलीज को अगर हम आपके सामने रखें तो इस प्रेस रिलीज में भी जिक्र है जी कि जब 1995 में इसने जब कत्ल किया, और जो 1995 से मौजूद है जिसको कत्ल की, जो उसने मामला जब शुरू किए, और यहाँ जिक्र है कि जब ये रूपोशी हुई, इसकी रूपोशी के दौरान ये एमके अल्ताफ गुरत के खालिद सिद्दीकी और निहाल जो थे इस मुलजिम को क़यादत की जानिब से मिलने वाले अहकामात पहुंचाते थे। यानी जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप थी बकौल इस प्रेस रिलीज के, वो इसको तमाम अहकामात से आगाह करती थी कि किसका कत्ल करना है, कब कत्ल करना है। कुछ अहम तफसीलात आप इस स्लाइड की सूरत में देख सकेंगे। जब एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स और सोल्जर बाजार की मुश्तरका कार्रवाई हुई, सोल्जर बाजार पुलिस और एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स की, 96 अफराद के कत्ल में मुलविस एमक्यूएम लंदन का टारगेट किलर यूसुफ उर्फ ठेलेवाला गिरफ्तार हुआ। मुलजिम पर 1995 से अब तक 96 अफराद के कत्ल का इल्जाम एसएसपी के मुताबिक। यूसुफ ठेलेवाला ने तकरीबन 65 से ज्यादा लाशें भी ठिकाने लगा चुका है, जो तहकीकात में बात सामने आई है। और ये लाशें ठिकाने जिस तरह लगाता था, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। यूसुफ ठेलेवाला के नेटवर्क में 40 से ज्यादा अफराद हैं। मुलजिम ने तफ्तीश में अपने दीगर साथियों के नाम भी बताए हैं। मुलजिम 1996 में गिरफ्तार हुआ, 1997 में रिहा हुआ। मुलजिम ने खुद इंकशाफ किया। मुलजिम 2017 में गिरफ्तार हो चुका है और इस वक्त पेरोल पर रिहा था। जिस केस में रिहा था पेरोल पर, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मुलजिम समेत 50 टारगेट किलर्स पेरोल पर रिहा हुए और फिर लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बयान में फारूक सत्तार से भी राब्ते का दावा किया था, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी एमक्यूएम की हेड करते हैं, उन्होंने खुद पर लगाए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और इसे एक साजिश करार दिया था। अब आपको ये बताते हैं कि जो 96 कत्ल हुए, उन 96 कत्ल की ब्रेकअप पे जाते हैं। तफसीलान आपके सामने जो उसकी जीआईटी रिपोर्ट है, उसमें गोशवारा कत्ल अफराद जिनको उसने किया उनका मौजूद है। इसमें पाकिस्तान आर्मी के 2 जवानों का इसने कत्ल किया, एयरफोर्स के 1 जवान का कत्ल किया। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक मुखबरी के शुबे में तकरीबन 12 अफराद इसने कत्ल किए। पुलिस एहलकार 1 कत्ल किया। एमक्यूएम हकीकी जो आफाक अहमद का ग्रुप है, उसके 5 कारकुनाना कत्ल किया। लसानी बुनियाद पर कत्ल किए 6 अफराद। महकमा आबकारी के मुलाजिम तकरीबन 1 आदमी, एक राहगीर को भत्ता ना देने की वजह से 1 आदमी को कत्ल किया और लाशें ठिकाने के अपने साथियों के साथ मिलकर तकरीबन 67 वाकयात, टोटल 96 कत्ल किए इस शख्स ने। जिस केस में इसको रिहाई पेरोल पर जिसको हुआ, ये जो मुलजिम उर्फ ठेलेवाला यूसुफ ठेलेवाला पैरोल पर रिहाई लेकर रूपोश हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से पेरोल कैंसिल होने के बावजूद वापस नहीं आया। मुलजिम ने जिस केस में पैरोल पर रिहाई हासिल की थी वो केस है जी FIR 206/98 अंडर सेक्शन 302/34 थाना मोमनाबाद, जहां पे ये पेरोल पे रिहा हुआ था। इस मुलजिम के इंकशाफात क्या हैं? जब इसको गायब करने की बात में गायब हो गए हो तुम, और किसी सेंट्रल लीडर ने एमक्यूएम ने कहा, इसने खुद अपनी जबानी क्या बताया गायब होने के हवाले से? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कहने लगे बेवकूफ तो दुनिया की नजरों में मरा हुआ मगर आज जिंदा हो रहा है। सर मैं आपकी बात नहीं समझा, ये आज जिंदा हो रहा है, मैं तो जिंदा हूँ, सांसें ले रहा हूँ। कहने लगा तू अपने आप में सांसें ले रहा है, लेकिन तेरे घर वाले,
तेरी बीवी, अब ये कोई नहीं जानता कि तू जिंदा है। कोई नहीं जानता तू जिंदा है, तू गायब हो जा, ये मशवरे दिए जा रहे थे। एसएसपी ईस्ट ने जब गिरफ्तारी की उसके बाद उनकी तरफ से कुछ अहम मालूमात शेयर की गई। क्या रिवील किया एसएसपी ईस्ट ने? लेट्स हियर दिस आल्सो। 96 मर्डर्स का जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिसमें से तकरीबन 30 जो मर्डर हैं वो इसने डायरेक्ट खुद किए हैं और बाकी 66 की मावनत में, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है ठेले वाला, तो ठेले वाला इसको इसलिए इसका नाम है कि जितने भी मर्डर ये करते थे उनको पीसेस में काट के या बोरियों में डाल के तो ये मुख्तलिफ जगहों पे ठेले के ऊपर लाद के और जाके इनको फेंका जाता था। ये मामला यहाँ थमा नहीं है, बाद सीएम सिंध का भी नाम कहीं जगह आया। मुराद अली शाह साहब आज आए और उन्होंने आके इसकी सख्ती से तरदीद की है। इससे पहले फारूक सत्तार तरदीद कर चुके हैं। फारूक सत्तार की तरदीद और उन पर क्या कहा गया था ये बाद में सुनाएंगे, लेकिन आज सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की तरफ से क्या कहा गया इस अहम दहशतगर्द की गिरफ्तारी के ऊपर जब उनका नाम इसमें शामिल किया गया, तो लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या कहा सीएम सिंध ने। जहाँ मैंने पता किया और मैंने बिल्कुल आईजी को, एडिशनल आईजी को बुलाया था। मुझे कल शाम को या लेट इवनिंग में पता चला था इस चीज़ का, जब वो एक वीडियो मुझे 8 या 9 के बाद कि आई है और जिसमें उसने कहा है कि मैं मिला हूँ। मैंने जब पता किया तो 2017 में जिसकी वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था। तो मैंने भी पीजी रेंजर से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुंची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराएगी और इसके पीछे कुछ है तो इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगा। जहाँ तक ये बात है तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं कभी नहीं बताऊँ। बात यहाँ नहीं, मुराद अली शाह साहब के अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार का भी नाम इसने लिया। मुलजिम ने डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में क्या क्या कहा, किस तरह उन्होंने मदद फराम की मुबैना तौर पे इस मुलजिम के इस वीडियो बयान के मुताबिक। पहले ये बयान सुन लेते हैं, फिर फारूक सत्तार ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं, ये बताएंगे आपको, लेके पहले सुनते हैं कि बयान क्या दिया मुलजिम ने। 90 पे फारूक सत्तार से मुलाकात होती थी और कराची तंजीमी कमेटी के लोगों से मुलाकात होती थी। जी सर, 2013 में जब मैं मफरूर था तो उन्होंने 90 पे मुझे रिहाइश इख्तियार कराई थी सर, तो वहाँ तकरीबन 1 महीना मैंने गुजारा था। 1 महीना अजीजाबाद 90 पर इस मुलजिम ने गुजारा। इस अहम तरीन इंकशाफात के बाद ये बात आपको 96 कत्ल की बता रहे हैं। इसका ताल्लुक अब्दुल सलाम नामी जो एक और टारगेट किलर उससे है, उसने 111 कत्ल किए हैं, इसने 96 कत्ल किए हैं और जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किए हैं, लाशों को ठिकाने लगाया है, वो आपने खुद सुन लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद है लाहौर स्टूडियोज में, वसीम आफ्ताब साहब कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर आलम साहब साबिक आईजी पुलिस भी साथ होंगे हमारे, मैं साथ हैं हमारे, ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम आफ्ताब साहब, कोई आपके इल्म में 2013 में आप थे एमक्यूएम में, ये 90 में रहता था, 1 महीने के रुकोश हुआ बकौल इसके, ये तो बड़ा सनसनीखेज बयान इंकशाफात हैं। क्या हो रहा है ये वसीम आफ्ताब साहब, किस तरह ये क्या क्या चल रहा था इस शहर में? बहुत शुक्रिया सफ़ान। देखिए, ये जिस तरह का कर्बनाक और आलमनाक आपने सारी मंजरकशी की है, मैं समझता हूँ कि ना मेरे कान इस तरह की बातें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ना आपने पहली दफ़ा ये बात की है। देखें, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारी जो कानून की गिरफ्त है वो मुजरिमों पर या मुलजिमों पर उतनी सख्त नहीं है, इतनी शदीद नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। उसका बरमला इज़ारा भी कुछ दिनों पहले ही हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि भाई इस शहर में, इस हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए 2 मुख्तलिफ निज़ाम है। देखें, कोई अगर शख्स मुजरिम है तो फिर उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक बात, उसका ताल्लुक मुझसे हो, आपसे हो, किसी से भी, XYZ से हो। अगर किसी ने जुर्म किया है और कत्ल किया है तो फिर उसको नहीं बचना चाहिए। लेकिन एक आदमी अगर ये पहले भी गिरफ्तार हुआ, छूट गया और फिर दोबारा गिरफ्तार हो रहा है, तो आप देखें 2 बात कर रहे हैं। आज आप इस आदमी की दोबारा मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर ये मुजरिम है तो जब ये अगर ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो अगर इसने कल किसी से 500 रुपए लिए थे तो अब ये 5000 रुपए लगा। क्यों? कि जितना बड़ा हीनियस क्राइम उसने कमिट कर लिया है और उसके बावजूद
इस मुल्क की अदालतें इसको छोड़ देती हैं तो आप यकीन जानिए ये कल इस शहर के अंदर 5 रुपए के बजाय 5 लाख रुपए भी ले रहा होगा। और लोग हम क्योंकि प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है ना, हमारी अदालतों में जिस आदमी को फांसी पर चढ़ जाना चाहिए वो शहर के अंदर घूम रहा होना, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है ना। आज अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है तो ये मैं समझता हूं कि इससे पहले बजाय हम यहां पर डिस्कस करते इसको अदालत में जाना चाहिए था। अदालत के अंदर यही आदमी होगा जो ये कह रहा होगा कि ये मैंने नहीं किया, बाइज्जत बरी कर रही होंगी अदालतें और मेहर आप यहाँ पे मुंह देख रहे होंगे। तो हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो यही है सर। लेकिन ये ताहिर आलम साहब, आप क्योंकि पुलिस में रहे, क्या ये जो केस पुलिस जिस तरह बिल्ड कर रही है और जिस तरह आगे बढ़ा है, क्या सीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप समझते हैं या फिर जो बयान के बाद क्या अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि हकायक ये कोर्ट्स में जाकर प्रूव कर सकेगा जो पुलिस का आपका प्रोसिक्यूशन लीगल डिपार्टमेंट है, या सिर्फ ये मीडिया हाइप तक रहेगा? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है वसीम अता साहब का। ताहिर आलम साहब, मेरा ख्याल ये है कि हमारे थानों में जो एक्सेस दे दी जाती है कि कोई चुप करके किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, अगर ये सीएम साहब से मुतल्लिका वीडियो रिलीज ना हुई होती तो शायद ये सारा कुछ मामला मशकूक ना हुआ होता और इसी तरह उसे पकड़ने वाले एसएचओ वगैरह भी सस्पेंड ना होते। तो इस सारे वाक़े में मुल्ज़म का जैसे पकड़ा जाना, फिर रिहा हो जाना, फिर पकड़ा जाना, फिर छूट जाना, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें पुलिस का बतौर इन्वेस्टिगेटर रोल भी आता है, प्रोसिक्यूशन का किरदार भी आता है, अदलिया का किरदार भी आता है और सबसे बढ़कर सोसाइटी का किरदार भी आता है कि जो इस किस्म के वाक़यात की पैरवी नहीं करते लोग, जिनके साथ ये वाक़यात हुए होते हैं, उनके जो वारसान हैं वो पैरवी नहीं करते। इस सारे मामले में जो बात हैरानकुन है वो ये है कि 2017 में रेंजर से पकड़ती है और फिर ये छूट जाता है। अब रेंजर का इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोटोकॉल है, जहां मैं समझता हूँ पुलिस से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पुलिस के पास बेशक अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लेकिन रेंजर्स का जो सिस्टम है कि वहाँ कोई आदमी मुलाकात नहीं कर सकता, सिफारिश काम नहीं इतनी आ सकती। तो अगर ये वाकई इतना बड़ा क्रिमिनल था तो रेंजर से कैसे छूटा? तो मेरे जहन में एक इम्कान सा नज़र आता है कि बाज़ का ऐसा होता है, पुलिस तो ये नहीं कर सकती लेकिन एजेंसियाँ ऐसा कर लेती हैं कि अगर कोई उन्हें मुल्ज़म मिलता है और वो इस वादे पर कि वो और बहुत से मुल्ज़मों को गिरफ्तार करवा देगा जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और वो करवा देता है, तो एजेंसियां ऐसे मुल्ज़म को बाज़ का छोड़ भी देती हैं ताकि उसके ज़रिए से बाकी और बहुत से लोगों को पकड़ा जा सके। बहरहाल इसकी तमाम तफसीलात सामने आनी चाहिए और वाक़यात की एक एक की कि किस तरह कौन सा वाक़या हुआ वो सामने आना चाहिए और पुलिस ने अब जब पकड़ा है किस तरीके से पकड़ा है और 2017 से लेकर इसी कह रहे हैं कि इसकी तमाम तफसीलात सामने आनी चाहिए। इसकी तह तक हम भी आगे बढ़ते हैं और जो सवालात आप उठा रहे हैं वसीम अता गज़नफ़र साहब के पास भी जाएंगे और इसके साथ जो इसको जोड़ेंगे भी मुल्क के खित्ते के हालात से और एक दुश्मन अनासिर के बयान से जो भारतीय वजीर आजम को खत लिखा गया बानी एमक्यूएम की तरफ से और उसका ये पूरा जो गठजोड़ है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और ऐसे टारगेट से गिरफ्तार होना, क्या कोई लिंक है नहीं है? इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन इंकशाफात एक टारगेट किलर के जिसको खुद याद नहीं रहा कि उसने कितने कत्ल किए, कितने अफराद को ठिकाने लगाया, किस बेदर्दी से कत्ल किया, किस बेदर्दी से ठिकाने लगाया। इस तफ्तीश के मुताबिक जो मेरे सामने मौजूद है, मुल्जिम ने 1995 में एमक्यूएम ज्वाइन करी। मुल्जिम ने पहला कत्ल 1995 में किया, एक शख्स को मुखबरी के शुबे में कत्ल किया और इधर उसको जो एक यूनिट इंचार्ज खालिद सिद्दीकी और एक बदनाम जमाना टारगेट किलर नदीम मार्बल से मिलवाया गया जिसने इसको असला चलाने की ट्रेनिंग दी और तरबियत दी। इसके बाद इसकी जो पहली गिरफ्तारी हुई वो रेंजर्स ने 1996 में करी और 1997 में यह जमानत पर रहा हुआ और इसके बाद मुल्जिम दोबारा 1998 में गिरफ्तार हुआ
इस दफा मोमनाबाद पुलिस थाने ने इसको 2 अफराद के कत्ल और नाजायज असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। साल 2003 में इसकी पेरोल पर रिहाई हुई। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये एक और टारगेट किलर, इससे पहले 111 अफराद तक कत्ल शख्स गिरफ्तार हुआ, उसका ताल्लुक भी मुत्तहदा लंदन से जोड़ा गया। सर, ये नेटवर्क क्या है, किस तरह चल रहा है? आपके तो आप गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर, फिर इसी वक्त पे बानी एमक्यूएम जो है, जो एक तरह से गद्दारी से भी शायद आगे लफ्ज उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, वो भारत में बैठकर इस पर भारतीय तराने गा रहे हैं, पाकिस्तान से जाने असाइलम मांग रहे हैं। ये क्या नेटवर्क था, आलमी साजिश थी, क्या था गजनफर साहब जो चल रहा था पूरे कराची में? देखिए, इनिशियली तो ये आलमी साजिश नहीं थी, ये एक जमात बनी थी, और वो जमात किस वजह से बनी थी उसके रीजंस आपको पता ही हैं कि सिंध के अंदर जिस तरह कोटा सिस्टम का तरीक़ाकार चल रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंसेस थे वहाँ के लोगों को, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एडमिशंस और बाकी चीज़ें अब जो थी वो उनको डिप्राइव किया जाता था। तो एक आवाज़ आई और एक नारा बुलंद हुआ, और उस नारे के पीछे लोग चल पड़े, और उसमें चूँकि कोई जेन्युइन स्पेस ही वहाँ पे उस वक्त मौजूद तो ये तंजीम बन गई। और उसमें जिस वक्त बनी तो आपको याद है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोशल लेवल पे और जो कम्युनिटी लेवल पे की गई। यहाँ तक भी होता था कि एक ज़माने में कराची में झाड़ू भी लोग दे दिया करते थे सड़कों पे आके, एक ऑर्गेनाइज चीज़। फिर ये भी हुआ कि वो जो बानी एमक्यूएम बैठा हुआ है उसके डिनर होने शुरू हुए, तो उसके ऊपर लोगों ने हज़ार रुपए के टिकट भी लिए। लेकिन असल में ये बनने के फ़ौरन बाद जो पार्टी जो बुनियादी तौर पे जो इसकी क़यादत थी, उसको इसके अंदर कुछ और अपॉर्चुनिटी नज़र आई। और वो आपको अगर याद हो तो बनने के फ़ौरन बाद एक पाकिस्तान क्वार्टर्स में एक रेड हुआ था, जहाँ से घर के अंदर से इसके जो टॉर्चर के जो अपना आलात हैं, जो टॉर्चर की चीज़ें हैं, जिसमें जंजीरें, कोई इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, जहां लोगों को अगवा करके उन लोगों को रखा जाता था जो एमक्यूएम की मुखालफत किया करते थे, और उनके यूनिट इंचार्ज या जो यूनिट के नीचे तरफ का लेवल था उस पर वो कोऑर्डिनेट नहीं किया करते थे। फिर उन्होंने अपना एक इंटेलिजेंस का सिस्टम तरतीब दिया, और इंटेलिजेंस का जब इन्होंने सिस्टम तरतीब दिया तो इनमें से कुछ लोग थे उस जमाने में, क्योंकि जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को और रेंजर्स को पता चला तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ से लोग भाग के इंडिया चले गए। और वो वक्त था जब इनका नेक्सस जो है अक्रॉस दी बॉर्डर, जो रॉ या इंडियन जो है, और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं इनके जो आज भी इंडिया में रह रहे हैं। फिर इनके नेटवर्क का एक इफेक्ट शूट हुआ जो साउथ अपना अफ्रीका में शिफ्ट हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो कंडीशंस थी वो बड़ी कंड्यूसिव थी किसी किस्म की भी दहशतगर्दी को हवा देने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लोगों को असाइलम देने के लिए। और इस तरह ये तंजीम पॉलिटिकल तंजीम से एक फैशिस्ट तंजीम बन गई। और फिर आपको पता है जो कराची में हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने उनके साथ जिस तरह कोलैबोरेट किया, बेनज़ीर के जमाने में जनरल नसीरुल्लाह बाबर। एक सवाल आपसे, क्योंकि देखें ये तो तारीख है और ये यकीनी तौर पे आप सबको इल्म में भी है, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, फैक्चुअली सारी पोजीशन है। लेकिन सर ये बात भी है, वसीम अत्तार साहब ने भी ये सवाल उठाया, मेरा भी ये सवाल है, सौलत मिर्जा, अजमल पहाड़ी, ये नाम आए, इनके इंकशाफात सामने आए, बड़े पैमाने पर इंकशाफात इन लोगों ने किए। उन इंकशाफात की कानूनी हैसियत क्या थी? जब तक ये मामला अदालत में जाकर, आला अदालत में या लोअर कोर्ट्स या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में प्रूव नहीं होते, तो तब तक तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि मीडिया ट्रायल वाली बात जो वो कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की जाती है, और फिर वो लोग समझने भी लगता है कि हाँ शायद ये हो रहा है। गजनफर साहब, आप मुझे ये बताइए सफियान कि क्या जो अपना फैक्ट्री को आग लगाई गई थी अपना जिसमें 250 लोग जले थे, जी जी, क्या उसके लिए कोई सबूत की जरूरत है? उसके अंदर क्या लोगों ने बयानात नहीं दिए? अजमल पहाड़ी ने जो कुछ कहा उसकी जगह सबूत, हम एक गलत किस्म के सबूतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दुनिया में यहाँ पे ये भी हुआ है बाज़ दफ़ा बाद ममालिक में कि आपने जब दहशतगर्द को पकड़ा है तो उसके खिलाफ जो गवाह थे उनको कवर करके दहशतगर्द को दूसरे कमरे में, और उसको पनामा के बहुत सारे ममालिक उठा के दे, उनसे स्टेटमेंट्स ली गई हैं। हम क्या आप मुझे बताएं, अभी इसी शख्स की बात करें, इसने जिन लोगों को कत्ल किया है वहां किसी पुलिस वाले को या किसी विटनेस को खड़ा करके कत्ल किया होगा? नहीं, सही बात है। कत्ल तो हमेशा एक सुलेस में होता है, जो इसके लोग होंगे वो एक कोलैबोरेटिव स्टेटमेंट दे। ये हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, ये इतना करप्टेड सिस्टम है,
इतना स्टिंकिंग सिस्टम हो गया है कि तमाम का तमाम सिस्टम जो है ये कल्प्रिट को एडवांटेज प्रोवाइड करता है। बहुत सारे दुनिया में केसेस सफियान सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डिसाइड किए जाते हैं। बहुत सारे अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा आगे और इस लेवल पे एक सवाल स्टेटमेंट पे डिसाइड हम जिस चक्कर में पड़े हैं ना जी सर, ये तो जिस चक्कर में पड़े हैं सफियान उधर किधर एंड पे नहीं पहुंच सकेंगे कब। लेकिन सर ये इसके बयानात की हम रोशनी एक में एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेते हैं तो हम मैं जो पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये तो ठीक है कि इसने कत्ल किए और ये इस पर ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो एविडेंस नजर आ रहा है कि हमें उस पर जान जो इसने फारूक सत्तार के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे एक मार के लिए रखा या उसने किसी और XYZ के बारे में कहा और वो शख्स तरदीद कर रहा है, उसकी लीगल हैसियत क्या है? जो वो कह रहा है कि मुझे इसने कहा था कि ये करो या मुझे उसने कहा था कि आला क़यादत की तरफ से ये अहकामात आए, तो क्या उस बुनियाद पे वो लोग प्रोसिक्यूट हो सकते हैं? इज इट इनफ सब्सटैंशियल एविडेंस इसका बयान? वज़न फसा उसके दो एस्पेक्ट्स है ना। एक तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हर चीज को जब आप किसी के बारे में कोई कहते हैं तो वो कहता है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैंने तो ये काम नहीं किया, और फौरन के फौरन वो किसी ना किसी चीज पे फेंक देते हैं। लेकिन जब एक शख्स ये कहे कि ये हुआ है, नेचुरली फिर एक जब आप इल्जाम लगाएंगे तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ तो फिर देना पड़ेगा अदालत में जाके। लेकिन आपने अगर बैकग्राउंड को ट्रेस करें किसी चीज के, खासतौर पे MQM के बैकग्राउंड को ट्रेस करें, तो क्या ये सामने नहीं है कि किसी वक्त MQM का बानी कहता था कि ये अपना साइज भेज दो तो बोरी मैं खुद बना लूंगा? क्या वो वहां पे अभी जो इंडिया में वो इंग्लैंड में बैठ के जो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है और वो मोदी से अपील कर रहा है, तो क्या वो ये जानने के लिए काफी नहीं है कि MQM बेसिकली MQM की लीडरशिप वाज फैशिस्ट एंड एंटी पाकिस्तान लीडरशिप? क्या उस शख्स ने जाके वहां पे एक सेमिनार में ये नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में या हमारे वो नहीं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स पे उनकी। और क्या फारूक सत्तार एफिलिएटेड नहीं रहे 90 से? उनको ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फारूक सत्तार को पता, मैं मुराद अली शाह की बात नहीं करता, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फारूक सत्तार को ना पता हो कि कौन कौन से टारगेट किलर काम कर रहे हैं MQM के अंदर। इतना इंटेलिजेंस सिस्टम था MQM का, डाउन टू दी यूनिट लेवल से उसको कोलैबोरेट किया जाता था हेडक्वार्टर के लेवल। सही। वसीम आफ्ताब साहब आप तो रहे, क्योंकि फारूक सत्तार साहब तो कहते हैं तंजीमी जो सेटअप था उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। आप भी तो यहाँ पे, आप तो मिनिस्टर लेवल तक गए ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आप बड़े बानी, तो ये क्या तंजीम चलाती थी, ये कोई विंग था या सबको पता था क्या हो रहा था, क्या चलता था ये मामला? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब ने जैसे बहुत सारी बातें की, बहुत अहम बातें की हैं। अगर इस मुल्क के कानून में कई लचक है तो वो कानून बनाना किसी आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अभी तक क्यों नहीं बना हुआ कानून कि जिसके नतीजे में एक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके? ये अगर हम हर बात के ऊपर ये चाहेंगे कि सोसाइटी तो आप डरा रहे हैं सोसाइटी को, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके नतीजे में वो आम आदमी जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है वो मजीद डर जाता है कि क्या हो रहा है। भाई आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने ये सब कुछ किया है, अल्ताफ हुसैन को कटहरे तक पहुंचाना आम आदमी की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी है। क्या किया उसके खिलाफ? कुछ बात हुई? आज अगर उसने स्टेटमेंट दिया है, रियासत कहां से हो रही है? वजीर आजम के पास के वजीर कानून नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री नहीं है, उसके अंदर कोई इस मुल्क का अटॉर्नी जनरल नहीं है, इस मुल्क का एडवोकेट जनरल नहीं है, सब लोग मौजूद है ना। क्या कहां पर कोई FIR कट लॉन्च हो रही है? हमारा वजारत खारजा क्या कह रहा है? हम उनके बयान का भी तजिया कर रहे हैं। वो 22 दिन हो गए तजिया कर रहे हैं। आप ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए चाहते हैं कि वो हर चीज में तैयार। बरतानवी शख्स है ना, लेकिन बैठ के अगर वो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो पाकिस्तानी रियासत एक हद तक कर सकती है। जी देखिए ना, आप, मैंने कहा ना कि जब आप खामोश तमाशाई बन के खड़े में हो, आप बोलेंगे मैं भी कुछ नहीं करूंगा, आप सारी बातें लग जाए माशरे के ऊपर के सोसाइटी, हमारी भाई सोसाइटी तो खड़ी हुई है आपके साथ। सोसाइटी ने तो हर तरफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बयान दे दिया। लेकिन आप ये जो अफराद हैं जो इनके नाम है, नदीम मार्बल, रिजवान सखर वाला, सत्तार भाई के लिए ये बात कहना, जुबैर बर्गर, मैं एक सेकंड अगर नाम आपकी एक मिनट, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है सर, सुन लें। आज से नहीं, कई दहाइयों से सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जी जी, अगर एक आदमी को ये कह रहा है कि भाई फारूक सत्तार साहब के साथ भी मैं था और मुराद अली शाह के साथ भी था, तो इंसाफ का तकाजा है कि फिर दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाए। और अगर नहीं है तो फिर ये बात अजीब सी हो गई ना कि फारूक सत्तार साहब तो मुजरिम है और मुराद अली शाह साहब मुझसे मतलब बहुत नहीं, वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं अलग अलग नौयत है, वो मुझे रोका गया 90 पे। सत्तार की शख्सियत को हम सब जानते हैं यार, एक शरीफ, मैं भी नहीं कह रहा, वो भी डिनाई कर रहे हैं। देखिए ना, नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ तंजीम कैसे काम करती थी, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ें, कैसे काम करती थी सबको पता है ना। लेकिन इस
मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में ले जाकर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये आदमी छुटकर आ जाता है, ये आदमी बेगुनाह है तो इसको अंदर नहीं जाना, लेकिन अगर ये छुटकर आ रहा है इस निजाम की खराबी की वजह से तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? निजाम तो सही है। देखे ना, सबसे बड़ा मैंने कहा ना कि ये प्रोग्राम इस आदमी की मार्केट वैल्यू बढ़ा रहा होगा। लेकिन वसीम साहब, ये शहर के अंदर जो बेचारा शरीफ आदमी होगा ना, वो डरेगा कि भाई ये आदमी कल छुटकर आ जाएगा। सवाल ये कि मैं जो पूछना चाह रहा हूं, देखिए फारूक सत्तार की बात नहीं है, ना आमिर खान, किसी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि ये जो अफराद जिनके नाम आते हैं सामने, क्या उस वक्त तंजीम में इल्म था कि ऐसा कोई नाम है, कोई लोग हैं आपके, या ये अलग विंग होता था? कौन था ये? क्या अलग रूपोश थे, कोई पार्टी भी थी, क्या था ये? मैं देखें सफान भाई, मैं ये कह रहा हूं ना कि ये एक ऐसी डिबेट है जिसके ऊपर ये प्रोग्राम बहुत छोटा है, एक तफसीलन किताब लिखी है ना, एक तंजीम थी, एक पार्टी थी, उसके अंदर गलतियां हुई हैं, गलती वो कर रही है ना। इस मुल्क का कानून और आइन कहां पर है, कहां सो रहा है भाई? अगर किसी चीज के अंदर खराबी है ना, फिर या तो हम उसको सही करने के लिए देखें ना, आम आदमी को कैसे छोड़ देंगे? इस ब्रेक के बाद आते हैं ताहिर आलम साहब से भी सवाल, गजनफर साहब से भी। मैं सिर्फ नाम बताता जाता हूं ब्रेक से पहले, या मैं ब्रेक के बाद आपको बता देता हूं जो मुल्ज़िमान के नाम है, और उसके बाद मजीद तफ्तीश किस तरह बढ़ेगी, और फिर जो मानिए एमक्यूएम का बयान है जी लंदन में। आफ्टर दिस ब्रेक पढ़ते हैं इस लिस्ट को, हमारे साथ रहेगा। आफ्टर दिस ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आखिरकार ये जो टारगेट के तरफ पकड़ा गया यूसुफ ठेले वाला, इसके इंकशाफात आखिरकार क्या कानूनी हैसियत रखते हैं? क्या इस केस में आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं बढ़ा जा सकता? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस जीआईटी में अगर हम जाते हैं तो इसके जो शरीक मुल्जिमान या साथी हैं, उनके नामों का जिक्र हो रहा था। मैं गजनफर साहब से पहले सवाल पूछूंगा, आप हमें लिस्ट दिखाते हैं आपको पहले, क्योंकि इसमें जो साथी हैं उनके नाम है नदीम मार्बल, रिजवान सक्खरवाला, जुबैर बर्गर, अकरम काणा, नईम मुन्ना, इसी तरह राशिद छोटा, बाकर केमाड़ी वाला, इसी तरह अरशद बचुंगा, राशिद कालिया, वसीम लंगड़ा, यामीन कसाई, गुड्डू, फहीम भूरा, निहाल नदीम कमांडो। तो ये इजहार मार्बल, शाहिद लंबू, अजीम मार्बल से लेके हर चीज मुयस्सर है नामों में। तो ये 43 नाम है। एक नाम जी ताहिर तोता भी है, ताहिर तोता। गजनफर साहब, मैं पूछना ही चाहता हूं कि ये जो अब आहिस्ता 43 भी कभी ना कभी गिरफ्तार होंगे, फिर इनके कारनामे खुलेंगे, तो अब एमक्यूएम तो पीटीआई की कोलिशन पार्टनर है, तो व्हाई नॉट आस्क देम? यानी पीटीआई एमक्यूएम को बिठा के साफ साफ, क्या आप जानते हैं ये कौन, पहले ही मतलब होमवर्क कंप्लीट रखें, क्या करें? ये तो क्या इल्म में है किसी के कौन नाम है, ये क्या काम करते थे? कोई ये तो नहीं कहेगा हमें नहीं पता, फिर नहीं पता तो ये कौन लोग हैं, फिर ये क्या फर्जी नाम है, क्या है ये? गजनफर साहब, जो पहला वाला नाम है वो ओरिजिनल है, जो दूसरा नंबर वाला नाम है वो उनकी करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दिया गया है। किसी ज़माने में दहशतगर्दों को अगर पुराने में जाए तो उनको नंबर दिए जाते थे, नंबर 42, नंबर 88। दुनिया में अगर आप दहशतगर्दी की तारीख पढ़ें, पाकिस्तान में जो करैक्टरिस्टिक होती है, जो प्रोफेशन होता है, जो वो फॉलो कर रहा होता है, उसके हिसाब से नाम दिए जाते हैं। जैसे किसी ज़माने में जब वो लश्कर जंगवी का चक्कर होता था यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी काम कर रहा होता था, कोई मोटरसाइकिल वाला होता था, कोई स्कूटर वाला होता था, कोई छावड़ी पे काम, उसके हिसाब से उनके कोड नेम रख दिए जाते थे। तो ये उसी तरह, अगर कोई मार्बल वाला है तो मार्बल का काम कर रहा होगा, कोई कद लंबा है तो उसको लंबू कह दिया। बात यह है कि इनमें से अगर 4 भी गिरफ्तार हो जाते हैं, 5 भी गिरफ्तार हो जाते हैं और वो कोलैबोरेटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो मेरा ख्याल, और वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके स्टेटमेंट देते हैं, और फिर जो एजेंसी लेके जाती है उनको, वो उस एजेंसी की तहवील में नहीं रहते, बल्कि आप किसी दूसरी एजेंसी की तहवील में दे देते हैं, तो वो जो एविडेंस है वो टेनेबल होता है अपना कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर उनको सजा दी जा सकती है। अब जहाँ तक आपने बात की पीटीआई और एमक्यूएम की, तो ये जितने जराइम आप पॉइंट आउट कर रहे हैं और जितने ये केसेस हुए हैं, ये उस जमाने में हुए हैं जिस जमाने में एमक्यूएम बहुत सारी पाकिस्तान की लीडिंग पार्टीज जो हैं, पीएमएलएन हो गई, पीपल्स पार्टी, उनकी अपना उसमें रही है, हुकूमत में रही है। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया, बेनज़ीर भुट्टो ने तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके बाद जब पीएमएलएन की हुकूमत आई, उन्होंने फौरन अल्ताफ हुसैन को और बाकी लोगों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। तो हमारा यही तो सबसे बड़ा डिलेमा है। डिलेमा यह है कि जो चीज़ें
कानूनी तौर पर प्रोसीड करनी चाहिए। जब आप इस किस्म की पार्टियां गवर्नमेंट का या लीडिंग पार्टी का हिस्सा तो हाँ बन जाती है, तो हम उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, उसको हम आगे। अल्ताफ हुसैन का किसको नहीं पता, मुझे बताएं ना। अगर आज आप कहें ये कि पता नहीं है कराची में जो किलिंग होती थी वो कौन करार था, उसके पीछे कौन से मुहर्रकात थे, और क्या उसके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को मुख्तलिफ अदवार में नहीं दी गई, तो आई थिंक वन विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हुकूमत वक्त को सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है, जिस तरह आज नवाज शरीफ के बाहर जाने पे भी इस्तेमाल हो रहा है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट या दरमियान में सेटलमेंट हुई तो आपने कन्वर्ट को निकाला, बाहर भेज दिया, उसके बाद जो मर्जी करते रहे पीछे को। यही चीजें होती हैं जहां आप कानून की पासदारी नहीं करते, जब आप उस चीज को नहीं देखते और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की तरफ, तो वहां क्रिमिनल भी बाहर जाते हैं, वहां टारगेट किलर भी फिरते हैं, वहां फैक्ट्री को जलाने वाले भी फिरते हैं, और अगर कोई पिसता है तो वो अवाम पिसते हैं जिन बेचारों के ऊपर ये जुल्म ढारा होता है। किस किस की लाश को इतने ठिकाना लगाया, इसका तो 3 दिन में केस डिसाइड हो जाना चाहिए, लेकिन कौन करेगा मुझे बताएं ना। आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से 10 दिन बाद ये किस्सा पारीना बन जाएगा, किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन पकड़ा गया था, जैसे पहले किसी को याद नहीं है। इसी तरह और दहशतगर्द जो हैं और टेररिस्ट किलर फ्लो करते रहेंगे, कोई चेक नहीं होगा उनका। अच्छा, ये जो एसएसपी साहब की एक शॉट है, आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी है, हम सिर्फ सबूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। सबूत लेके आओ भाई, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, लम्बतों के। अब पुलिस की भी एक हैंडीकैप है ना, वो इन्वेस्टिगेटर बेचारे क्या करें। आज से 10 साल पहले जो क्राइम हुआ है उसके वो सबूत किस तरह तलाश करेंगे। लेकिन एसएसपी साहब ने भी एक और बात, जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त क्या कहा था ये भी सुनाते हैं, फिर हम इस पे भी आएंगे सवाल पे इसके बाद कि वीडियो आना सामने, ये अकॉर्डिंग टू द पुलिस प्रोटोकॉल्स, ताहिर आलम साहब ये भी हम पूछेंगे आपसे कि क्या ये किस तरह से गलत है सही है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कहा जब गिरफ्तारी हुई। लेट्स से दिस फर्स्ट। एंटी स्ट्रीट क्राइम और सोल्जर बाजार थाने की मुश्तरका कार्रवाई है, जिसके बाद ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, और इसकी गिरफ्तारी पे एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल जो है इससे रिकवर हुआ है, और कुछ गोलियां जो मैगजीन के अंदर थी। जी ताहिर आलम साहब, ये क्या वीडियो सामने आना जो पूछना है कि तफ्तीश की या उसके बयान की, ये मुल्जिम का ये क्या प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑन एसओपीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये खिलाफ कानून हुआ है, क्या है ये आपकी नजर में ताहिर आलम साहब? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुल्जिम की ये कोई ऐसा खिलाफ कानून भी नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए अगर इस किस्म के संगीन जराइम करने वाले लोगों के मुतालिक, और बातें सामने आनी चाहिए। अलबत्ता पुलिस उन्हीं लोगों को लाती है मीडिया के सामने जिनके मुतालिक पुलिस को पूरा यकीन होता है कि ये उधर सच ही बोलेंगे और बात से फिर नहीं जाएंगे, वरना फिर सुबकी होती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ कर उसको मीडिया के सामने लाया गया है, और उसने वाकई उसमें वजन भी काफ़ी हद तक लगता है। और अगर फर्दर कोई पकड़े जाते हैं, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उसके 2-3 साथियों के में से कोई पकड़े जाते हैं और वो भी सेम बयान देते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस की ये बहुत बड़ी काविश होगी और वो शाबाश की मुस्तहिक होगी। जहाँ तक मुल्ज़िमों को सज़ा ना मिलने का ताल्लुक है, मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि जब केस इतना पुराना हो जाता है तो कोई उसके सबूत ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर हमारे यहाँ माजी में जिस दौरान ये कत्ल हुए, उस वक्त खौफ हरास की एक ऐसी फिजा कायम थी कि कोई भी शख्स, इवन लोग अपने मुकदमे की अपने किसी वारिस के कत्ल की FIR तक दर्ज कराने पर आमादा नहीं होते थे, और पुलिस भी फिर उसको लाइट ही लेती थी। तो अब अल्लाह का फजल है कि हम देख रहे हैं कि कराची काफ़ी हद तक इस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात से में काफ़ी कमी आई है, और इस तरह के टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके साथ साथ हम कानून में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाएंगी कि इस तरह की, मैं बताऊं, आपका, गजनफर साहब का, वसीम आफ्ताब साहब का, मेरा सबका कॉमन जो इस पर सवाल है वो यही है कि ये केस मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या हम ये कर हम भी भूल जाएंगे, आगे भी कोई मामला नहीं बढ़ेंगे एंड इट विल एंड इवेंचुअली, और फिर क्या पता फिर पेरोल पे रिहा हो जाए। ताहिर आलम साहब, ये किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, ये इसने अगर इसने 100 या 30 कत्ल किए हैं
तो उन तमाम कत्ल की तरफ बढ़ने के बजाय कोई एक कत्ल का वाकया जो है, इंसिडेंट, वो पकड़नी चाहिए जिसमें मुकम्मल सबूत मौजूद हों और उसे मुकम्मल तौर पर चलाना चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए, तो वही काफी होगा इसको काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए। मैं नहीं समझता कि तमाम वाकयात में हमें मुकम्मल सबूत मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा इन जराइम में जहां में सबूत, वसीम साहब आपकी नज़र जहां में हमें मुकम्मल सबूत मिल सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा। देखिए मैं सफ़ान में देखूँ, देखें हर माशरे के बहुत सारे पहलू होते हैं। कराची इस सारी सूरत हाल के बावजूद हमेशा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। इस सारी दहशतगर्दी के बावजूद, इन सारे हंगामों के बावजूद कराची ने पाकिस्तान को चलाने के लिए भरपूर रोल प्ले किया है। इस शहर के अंदर आज भी कुत्ते काटने से लेकर कुत्ते कटवाने तक दोनों के पास वैक्सीन नहीं है ना। कुत्ते को लगाने के लिए जिस या कुत्ता जिसको काट रहा है उसको भी, शहर में पानी नहीं है, शहर में से कचरा नहीं उठ रहा है। इस सारे बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद शहर कराची का क्या कंट्रीब्यूशन है? आज भी पाकिस्तान की केटी में अगर सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं उस शहर से जा रहे हैं। और इसके नतीजे में क्या मिल रहा है कि कराची शहर के लोगों के पास ना रोजगार है, ना तालीम है, ना सेहत है। और आप ये देखिए ना कि हम कराची शहर के लिए डिस्कस क्या करते हैं टीवी मीडिया के ऊपर कि कराची शहर में सिवाय क्राइम के और क्रिमिनल्स को कोई नहीं रहता। भाई शहर के अंदर जितनी भी आबादी है 2, 2.5 करोड़, 3 करोड़, ये जिंदा इंसानों का शहर है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सबसे ज्यादा इसका हिस्सा है। इस शहर के लोगों को रोजगार